चैप्टर 1 अभय आर्यन इंट्रोडक्शन। आर्यन फैमिली एशिया की जानी मानी फैमिली समझ लीजिए। इंडिया के पहले नंबर पर राज करते हैं और एशिया के तीसरे नंबर पर। अगर किसी का इंडिया से पहला राज हो तो आर्यन फैमिली का है। बॉलीवुड से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी की बागडोर आर्यन फैमिली के हाथ। समझ लीजिए कि उनकी इजाज़त के बिना यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आर्यन इंडस्ट्री का पूरा नाम AR इंडस्ट्री। फैमिली के मेंबर राजवीर आर्यन दादाजी इंडस्ट्री में काम की शुरुआत इन्होंने ही आज से 50 साल पहले की थी। राधा आर्यन दादी हाउस वाइफ एंड घर की हेड अनाथ आश्रम चलाती हैं। एक जमाने में बेहतरीन सिंगर रह चुकी हैं। दीपक आर्यन सन ऑफ राजवीर आर्यन। दीपक जैसे ज्योति के बिना खाली है, वैसे उनकी वाइफ ज्योति आर्यन यह अपनी सास के साथ अनाथ आश्रम चलाती हैं। इतने बड़े परिवार की बहू होने का आज भी घमंड नहीं है और अब इन्हें अपनी बहू भी ऐसी ही चाहिए। अभय आर्यन हमारे हीरो। अभय आर्यन सोना सा गुंडा, किसी ग्रीक गॉड की तरह। चेहरे पर हल्की हल्की ब्रीड, काले व बाल, आंखों में कोई देखे तो खो ही जाए और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें AR के नाम से जाना जाता है। इनके बिना अंडरवर्ल्ड का पता भी नहीं हिलता। सुना है लोग कांप जाते हैं, लड़कियों तो जान दे देती हैं। इन पर बस मजाल है कोई लड़की पर इनकी नज़र टिकी हो। AR कंस्ट्रक्शन के CIO देवांश आर्यन नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट। बंदे में तो दम की बात है। अपने भाई से बहुत प्यार करता है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बट उनके गुस्से से डरते हैं। दिव्या आर्यन यह डिजाइनिंग की स्टडी कर रही हैं। सबसे लाडली, घर में 3 पीढ़ी के बाद एक बेटी हुई थी। देवांश दिव्या दोनों जुड़वा हैं। अब हमारी हीरोइन रूहिका दुबे। रूहिका उम्र, रूही बड़ी बड़ी आँख, गालों पर बढ़ते डिंपल, 5 फीट 3 इंच हाइट, B.com लास्ट ईयर में है। गुस्सा आता है तो जाता नहीं है। नीता दुबे रूही की मम्मी, शांत स्वभाव, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। नीलेश दुबे रूही के पापा, यह अपना छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सबसे बड़ी बेटी रूही को। अगर रूही नीलेश जी की लाडली है तो नीता नीति जी की। इनके 2 बच्चे हैं, एक तो रूही, दूसरा नीति। नीति दुबे नीति रूही की छोटी बहन, अपनी बहन से बहुत प्यार है। डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। हीरोइन के जैसे ही उनका स्वभाव है। दोनों बहन एक जैसे। इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, इनकी नाक में गुस्सा ही रहता है। अगर उनकी बहन को कोई कुछ बोल दे तो ये बर्दाश्त नहीं होता है। माफिया किंग की बेबी एपिसोड 1। दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की स्कूटी से जा रही थी। उस लड़की ने ब्लू टॉप और वाइट जीन्स पहन रखी थी। वह लड़की देखने में काफ़ी सुंदर थी। लड़की की हाइट 5 फुट 3 इंच, गोरा रंग और कमर तक आते बाल। उस लड़की का फिगर काफ़ी मेंटेन था। तभी उसे लड़की का फ़ोन बजा। लड़की ने स्कूटी रोककर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसकी माँ नीता दुबे का फ़ोन आ रहा था। नीता जी चिंता करते हुए बोले, बेटा कहाँ है तू? घर कब तक आ जाएगी? माँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद घर पहुँचूँगा। रूही ने नीता जी को तसल्ली देते हुए बोली, ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाना। इतना बोलकर नीता जी ने फ़ोन काट दिया। रूही का फ़ोन रखकर फिर से स्कूटी चलाने लगी। दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़का कार बोनेट पर बैठा हुआ था और गुस्से से पास खड़े लड़के लड़की को घूर रहा था। राका सर, ये लड़का और लड़की पति पत्नी है। इन दोनों ने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये हमारी कंपनी की खबरें दूसरे कंपनी को भेजते हैं। राका उसे लड़के का असिस्टेंट है। लड़का का कार के बोनेट से उतरकर उसे लड़की के पास आ जाता है और उसे पति पत्नी के पास आता है। उसे लड़के की हाइट 6 फुट और गोरा रंग था। लड़का, तुम लोगों को पता है मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। इन लोगों को ऐसी सजा दो कि दोबारा कहीं नौकरी ना मिले। वह लड़का गुस्से में अपने असिस्टेंट को बोला, जी सर। राका बोलता है, पति पत्नी उसे लड़के, हमें साफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई है। वह लड़का और लड़की दोनों लगभग रोते हुए बोलते हैं, लड़का, गलती की माफ़ी नहीं होती है बल्कि सज़ा होती है। इतना बोलकर लड़का जाने को होता है, वैसे ही वो दोनों उसे लड़के की पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ से हमारी हीरोइन रूहिका स्कूटी से गुजरती है। रूही की नज़र उसे लड़के पर
पड़ जाती है, जिसके पैरों में दोनों पति पत्नी गिरे पड़े थे। यह सब देखकर रूही का खून खौल उठा। रूही गुस्से में अपनी स्कूटी रोककर उस लड़के के पास जाकर उसे लड़के को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। क्यों मासूमों को सजा दे रहे हो? इन लड़का लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं। राका चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके बॉस को थप्पड़ मारने की, और यहाँ तो एक लड़की ने उसके बॉस को थप्पड़ मारा। रोनिका उन पति पत्नी को उठाकर वहां से ले जाती है और खुद भी स्कूटी लेकर वहां से चल जाती है। लड़का अपनी मुट्ठी खींचते हुए, पता करो यह लड़की कौन है जिसने अभय आर्यन पर हाथ उठाने की जरूरत की है। राका, यह कोई और नहीं, हमारा माफिया किंग अभय आर्यन है। माफिया किंग में इनका नाम AR से जाना जाता है। इनका अंडरवर्ल्ड और असिस्टेंट राका है, इनका राइट हैंड। कुछ लोग ही बस उनके माफिया लुक में देखा है, जिसने देखा है वह ऊपर ही गया है, कुछ को छोड़कर जो कि माफिया के साथ देते हैं। मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जन्म कुंडली चाहिए, वह भी कल तक। तुमने अच्छा नहीं किया, अभय आर्यन पर हाथ उठाकर तुम्हारी जिंदगी ना बदल ही दी तो मेरा भी नाम नहीं अभय आर्यन। अब जिंदगी किसके बदलेगी यह तो बाद में ही पता चलेगा। अपनी गाड़ी में बैठकर और आर्यन बिल्ला की तरफ निकल पड़ा। पूरे कार में शांति थी। अभय ने आंख बंद कर ली थी और कार की सीट में टेक लगा ली और ऊपर आंखें बंद करते हुए रूही का चेहरा दिखा। उसे याद करते ही जल्दी आंखें खोल ली। जितने सुकून में रह लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभय का नाम का ग्रहण लगने वाला है। थोड़ी देर बाद वह लोग आर्यन बिल्ला के सामने थे। अभय आर्यन के बिल्ला के अंदर गया और सीधा अपने कमरे में गया। वह बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसकी स्क्रूल बॉडी पर फिसलता पानी बेहद आकर्षक बना रहा था। वो टोवल अपनी कमर पर लपेटकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में खड़ा था। उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट के कास लेने लगा। सोने चला गया। दूसरी तरफ रोनिका अपने घर आई। नीलेश जी कहाँ इतना टाइम लगा दिया बेटा? बस किसी को सुधारने लगी थी, रहिका के जवाब देते हुए कहा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, बस अपने मन की करनी होती है। नीलेश जी ने बोला, आपने तो बढ़ावा दिया है इसे। नीता जी बोली, कभी कभी लगता है पता नहीं यह ससुराल में कैसे रहेगी। अरे भगवान, जहाँ हमारे रूही का ससुराल होगा ना, देखना रानी बनकर रहेगी हमारी रूही। नीलेश जी तसल्ली देते हुए चली गए। खाना खा लीजिए, दोनों को भी बुला लीजिए, नीता जी बोली। किचन में चली गई। चारों ने बैठकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यन फैमिली। आरती की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मंदिर में ज्योति जी आरती कर रही थी। पीछे राधा जी, राजवीर जी, दीपक जी, दिव्या खड़े हुए थे, भगवान ध्यान कर रहे थे। बस कमी थी तो देवांश और अभय, क्योंकि अभय जिम रूम में था और देवांश घोड़े बेचकर सो रहा था। ज्योति जी सबको आरती देकर प्रसाद दिया और ऊपर की ओर देखने लगी जहां अभय का जिम रूम था। वह बोली थी, भगवान क्या होगा इस लड़के का? कुछ नहीं होगा तुम्हारे लाडले का, बस उसे मन की करनी होती है। दीपक जी बोले, हाँ, जैसे आपका लाडला तो कुछ नहीं करता है, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। मेरा लाडला तो उठ जाता है, जिम कर जाता है, तुम्हारा लाडला तो बस सोया ही रहता है, ज्योति जी ने कहा और मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। इसकी वजह से मुझे अपनी बीबी से रोज रोज डांट सुननी पड़ती है। दिव्या, पापा, मुझे लगता है कि वह हमारे घर का लाडला नहीं है, ना तो शक्ल मैच करती है ना ही अक्ल। देवेश, यह चुगलखोरनी की तू ज्यादा बोल रही है। सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए, मैं चुगलखोरनी तो तू चूहा है, वैसे भी चूहा दिखता। मैं चूहा और तू ही छिपकली। मैं छिपकली, तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। दोनों यहाँ से वहाँ भागने लगे। लड़ रहे थे, कभी सोफे के पीछे तो कभी दादाजी के पीछे। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर कुशन फेंक फेंक कर लड़ रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक आवाज में सबको डरा कर रख दिया। यह आवाज भी अभय, जो कि अपने बिजनेस सूट में रेडी होकर खड़ा हुआ था ऑफिस जाने के लिए। देवेश और दिव्या ने जो आवाज सुन तो सीधा सर झुकाकर खड़े हो गए।
अभय के सामने अच्छे बच्चों की तरह दादाजी बड़बड़ाते हुए बोले। आते ही साथ सबको डांटते रहता है। ज्योति जी किचन से आते हुए बोले, अरे अभय तू आ गया, चलो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यह दोनों का तो रोज का है, इन्हें बस लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। चलो पापा मम्मी चलिए नाश्ता कर लीजिए, आपके लिए स्पेशल निमंत्रण लेकर आई हूँ, दीपक जी की तरफ देखते हुए कहा। दीपक जी अखबार पढ़ रहे थे। हाँ आते हैं। सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। देवेश और दिव्या का मुंह बना हुआ था। क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह क्यों बनाया? जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करो। आप सिर्फ भाई से प्यार करते हो, हम दोनों को नहीं करते। आप हमें लगता है आप शायद कचरे से उठाकर लाए हो। अभय सही कहा। अभय ने सिर्फ 2 शब्द ही कहे थे। इस बात को लेकर सब सन्नाटे में आ गए। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा ही छा गया। 2 मिनट बाद सबके हंसने की आवाज़ आई। सिर्फ दिव्या और देवेश को छोड़कर। उन दोनों को जब समझ आया कि भाई ने बोला क्या तो उन दोनों का मुंह बन गया। दिव्या, तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है इसी घर की बेटी हूँ, लेकिन तेरी शक्ल तो देख नहीं लगता है। तुझे कचरे से ही उठाकर यहाँ पर लाया गया है। शायद हॉस्पिटल में भी बदल दिया गया होगा। चुड़ैल तू ज़्यादा मत बोल, समझ में आई मैं कितना हैंडसम लगता हूँ? लड़कियाँ मरती हैं। देवेश ने अपने बाल को उठाते हुए कहा। तेरी शक्ल देखकर लड़कियाँ मरेंगी ही ना। दिव्या ने बोला। चुप, एक आवाज़ भी आई नहीं चाहिए। कितनी बार कहा है ब्रेकफास्ट के टाइम बात नहीं किया करो। शांति से ब्रेकफास्ट करो और हॉस्पिटल के लिए रेडी हो जाओ। अभय ने कहा। अपना ब्रेकफास्ट हो गया ना? सब अपने अपने काम को चले गए। अभय और देवेश दीपक जी ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस आसमान छूती इमारत जहां पर बीचों बीच लिखा हुआ था AR कंस्ट्रक्शन। अभय अपनी रायल से उतरा। उसके पीछे देवेश भी उतरा। दोनों भाई को देखकर पूरा AR कंस्ट्रक्शन शांत में हो गया। जो एम्प्लाई यहाँ वहाँ भाग रहे थे वह अपनी जगह बैठकर काम पर ध्यान लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बॉस को अगर वह काम करते हुए ना देखे तो अभी फायर कर देंगे। अभय सबको एक नज़र देखकर अपने ऑफिस के सामने टॉप फ्लोर अपने केबिन में चला गया और देवेश अपने केबिन में। भले ही उसे कोई पोस्ट नहीं मिली थी, वहाँ पर उसके प्रोफेशनल जरूर हुए थे, इसलिए उसे केबिन मिला था। उसकी वजह से बहुत सारी डील्स जरूरी मिली थी। अभय का केबिन। अभय का असिस्टेंट डोर नॉक किया। सर आपका शेड्यूल। उसने अभय को उसका शेड्यूल बताया। नियम, जो कि अभय का असिस्टेंट था। ओके यू कैन गो, मेरे लिए एक कॉफी भेजो, अभय ने कहा और नियम वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अभय के टेबल पर कॉफी रखी हुई थी। अभय की पर्सनल लिफ्ट खुली, वहां से राका आया। यह लिफ्ट सिर्फ अभय और उसके ही फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं। यह लिफ्ट डायरेक्ट ही VIP पार्किंग से अभय के केबिन में खुलती थी। राका सर, जिस लड़की की आपने इंफॉर्मेशन मांगी थी यह रही उसकी फाइल वही रख दो और जो काम दिया है उसे करो। मुझे वह आदमी शाम तक चाहिए। अभय जी सर, काम हो जाएगा, राका ने कहा और चला गया। अभय ने कॉफी की सीट लेते हुए फाइल खोली। फ्रंट पेज पर रहिका की बहुत प्यारी फोटो लगी हुई थी, जिसमें वह पाउट करते हुए नजर आई। अभय वह फोटो देखी, बस उसे ही देखता रह गया। मिस रोहिका। फिर उसकी फाइल पढ़ने लगा। बीकॉम फाइनल ईयर, इंटरसीट बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। अच्छा हुआ, मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलकर, मिस रोहिका उर्फ रूही। फिर फाइल बंद करके अपने काम पर ध्यान देने लगा। ऑफिस ओवर खत्म हुआ। कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ रूही का। सुबह सुबह ही रूही और नीति ने सर घर पर उठाकर रखा हुआ था। आज दोनों ही लेट उठी थी और लेट होने पर का श्रेय उसने अपनी मम्मी के ऊपर डाल दिया। नीता माँ, आपने हमें जल्दी क्यों नहीं उठाया? देखा हम लेट हो गए ना आपकी वजह से। वह लेट आप उठे और इल्ज़ाम हम पर लगा रही हो कि हमने आपको लेट किया।
अब आप जल्दी करें, जल्दी से कॉलेज जाए। दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। चैप्टर 2 जबरदस्ती की शादी। आर्यन फैमिली सब डिनर कर रहे थे। दादाजी, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखी। खाते हुए सबके हाथ रुक गए। सब अभय को देखने लगे। मुझे शादी नहीं करनी है, अभय ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, वह लोग कल आ रहे हैं, खन्ना परिवार की बड़ी बेटी। दादाजी ने कहा, ठीक है, आप सब चाहते हो मैं शादी करूं? अभय। सबने हाँ में मुड़ी हिला दी। ठीक है, मैं शादी करूंगा, अभय, और उठकर अपने रूम में चला गया। राका का फोन आया, कुछ समझाया और सोने चला गया। संडे था आज। रोहिका का घर। रोहिका को आज अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना था तो वो वहां से चली गई। रोहिका की फैमिली, आज संडे था, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नोक नाक होने की वजह से आई। नीता जी गेट खोलने जाने लगी। मैं देखती हूँ, नीति ने कहा और गेट खोलने चली गई। उसने गेट खोला। जी आप कौन है? 4-5 लोग धड़ धड़ आते हुए अंदर घुस आए। काले कपड़े पहने हुए थे, हाथों में गन। नीलेश जी, नीति और नीता जी ने सर पर गन तान कर कहा, जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ शांति से चलो। सब लोग गाड़ी में बैठकर ले गए। रूही अपनी फ्रेंड सिया के घर पर बैठकर बातें कर रही थी। उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, एक वीडियो थी। उसने खोलकर देखा तो उसमें नीलेश जी, नीता जी और नीति के ऊपर गन ताना हुआ रखा था। वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। रोहिका ने फटाक से स्कूटी उठाई और निकल गई। उस एड्रेस पर एक बंगला, या बंगला जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। रोही की स्कूटी बंगले के बाहर पहुंचती है। रोहिका के पहुंचते ही एक गार्ड उसके गेट खोल देता है। रूही अंदर जाकर चारों ओर देखती है। बड़ा सा बंगला शान और शौकत से भरपूर, हर चीज बेहद अच्छे से सजी हुई थी और हर एक की कीमत थी। उसने एक आवाज लगाई, कौन है? कहाँ है मेरी फैमिली? तुमने मुझे बुलाया, देखा मैं आ गई। मेरी फैमिली को छोड़ दो। कौन हो तुम? तो आप आ ही गई, आपका इंतजार था। अभय CDIO को से उतरते हुए बोला, जी हाँ, अभय ने रोनिका की फैमिली को किडनैप किया था। तुम तो वही हो ना उस दिन रूही के बीच में? अभय ने बोला, हाँ मैं वही हूँ। याद तो आया? बड़ी तेज है आपकी याददाश्त, आपकी मिस रोहिका। चलते चलते वो रूही के पास आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को किडनैप करने की? और एक गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अभय का चेहरा एक साइड हो गया। इस वक्त अभय की आंखें इतनी लाल हो गई कि जैसे अभी आई फ्लू का टाइम चल रहा हो। रूही का उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर डर गई। अभय ने रोहिका के एक कंधे को पकड़ा, यह दूसरा थप्पड़ मारा। तुमने गलती कर दी, फिर बस चलता तो फिर मार देता। उसने रोहिका के माथे पर गन रखते हुए कहा, क्या हुआ, डर गई? पर नहीं, मैं ऐसी सजा नहीं दूंगा कि तुम हमेशा पछताओगी। और उसके कंधे को छोड़ दिया, जिससे रूही का 2 कदम पीछे हो गई। रूही का हिम्मत करते हुए उससे बोली, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझे है तो मेरी फैमिली को छोड़ दो। बात तो तुम्हारी सही है, गलती तुम्हारी है तो तुम्हारी फैमिली को क्यों दूं? अभय ने एक गार्ड को इशारा किया, ले जाओ मिस रोहिका के फैमिली को। 2 गार्ड रोहिका की फैमिली को ले आए और उनके ऊपर गन तान रखी थी। यह देख रूही डर गई, उनके पास जाने लगी, पर अभय ने उसके कंधे को पकड़ लिया। नीलेश जी ने जब रोहिका को देखा तो, रूही बेटा तू ठीक है? उनके साथ नीता जी और नीति ने भी देखा। रूही दी दोनों बोले, वही रूही बेटा, यह कौन है? और ऐसे नीलेश जी बोले, पापा मैं आपको सब बताती हूँ। रूही उनके पास जाने लगी तो अभय ने कहा, अरे अभी नहीं, अभी आपकी सजा बाकी है। मिस रोहिका, देखो तुझसे गलती हो गई है, माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, तुम्हारे पर पैर पड़ने को भी तैयार हूँ। रोहिका ने उसे बोलते हुए कहा, मेरी डिक्शनरी में माफ़ नहीं लिखी है। अभय ने कहा, ठीक है तुम्हें मार देता हूँ। अभय ने उसके माथे पर गन रखते हुए नहीं, 3 आवाज को गूंजी। रूही की फैमिली की थी। अच्छा तो तुम्हारी फैमिली को मार देता हूँ, उनके साइड गन करते हुए बोला। नहीं रूही, अरे दोनों ही नहीं चाहते तो मारूं किसे? अभय ने कहा। वह सोफे में जाकर बैठ गया। अभय कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है मैं रोहिका, आप चाहता हूँ मैं आपकी फैमिली को छोड़ दूं? ठीक है छोड़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त तुम्हारी? मैं सारी शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो। रूही, बड़ी जल्दी से है,
सुन तो लो मेरी शर्त क्या है। अभय बोला। रूही का ने कहा शादी करनी होगी तुम्हें मुझसे अभी इसी वक्त। अभय ने कहा तो रूही का चौंक गई। नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, अभी अभी नहीं। अभय ठीक है तो तुम मैं तुम्हारी फैमिली को मार देता हूँ। नहीं रूही का बोली मैं रेडी हूँ। रूही बेटा ऐसा कोई फैसला मत ले जिससे तू पछतावा। नीता जी बोली माँ यह मेरा फैसला, मैं तुमसे शादी के लिए रेडी हूँ, पर तुम मेरी फैमिली को छोड़ दोगे। रूही छोड़ देंगे, एक बार शादी तो हो जाए। अभय ने अपनी गन पीछे रखते हुए कहा नीलेश जी बेटा तू इस राक्षस की बात मत आ, ना कुछ नहीं करेगा यह। अभय जोर जोर से हंसने लगा। होने वाले ससुर जी बड़ा अच्छा नाम दिया राक्षस। मैं राक्षस हूँ और यह राक्षस अब आपकी बेटी के पीछे पड़ गया है जो उसकी जिंदगी बदतर बना देगा। और क्या कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। नीलेश जी के बाजू से एक गोली निकाली और सब की चीख निकल गई। पापा रोनिका ने देखा उसके पापा ठीक है। गोली बाजू से निकल गई थी। देखकर गहरी सांस ली। अब समझ आया होने वाले ससुर जी मैं क्या कर सकता हूँ। अभय मिस रोहिका को और रूम में ले जाओ और रेडी करो। अपने गार्ड से कहा मंडप तैयार कर दो। दो लड़कियां रोहिका को रूम में ले गई। 1 घंटे बाद मंडप तैयार हो चुका था। पंडित भी बैठा हुआ था, उसके सर पर गन तना हुआ था। बेचारा तो घर पर खाना खा रहा था, वहीं से उठा लिया। अभय भी खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। पायल की आवाज ने सबको अपनी ओर खींचा। रोहिका दूल्हे से जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, स्वर्ग की उतरी हुई अप्सरा लग रहे थे। अभय तो उसे देखता ही रह गया। नीलेश जी और नीता जी की आंखों में आंसू आ गए। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी का शादी, ऐसे शादी कभी नहीं सोची थी। नीति की आवाज ने सबका ध्यान तोड़ा जो कह रही थी एक बार फिर सोच लो दी। सब सोचने का टाइम गया। साली साहिबा अब शादी होगा। अभय रोहिका के पास आ गया, हाथ पकड़कर मंडप पर ले गया। रूही तो उसके पीछे खींची चली गई। उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। पंडित जी से मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी, अभय ने कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे अभय रूही कहाँ का हाथ पकड़कर सब कर रहा था, क्योंकि रूही को तो अभी भी होश नहीं था। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अभय तो खड़ा हो गया पर रूही वहीं बैठी रही। अभय को अब गुस्सा आ रहा था। उसने रूही को अपनी गोद में उठा लिया और फिर फेरे लेने लगा। फेरों के बाद फिर बैठ गया। कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी बोले कन्यादान के लिए नीलेश जी और नीता जी को उन दोनों के पास लाया गया। कन्यादान सबसे बड़ा सौभाग्य होता है माता पिता के लिए, पर ऐसा कन्यादान कभी नहीं सोचा था। नीलेश जी नीता जी ने दोनों ने मिलकर कन्यादान किया। वधू की मांग माँ वधू के मांग में सिंदूर भरी। अनुभव वैसा ही किया। रोनिका की मांग में सिंदूर लगाते ही वह बहुत ही खुश दिखने लगी थी। वधू को यह मंगलसूत्र पहनाया। अभय मंगलसूत्र लेकर पहना दिया। अभय के ने ऊपर से नीचे रूही को देखा, वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभय कंग्रेचुलेसन मिस ओ माया मिस्टेक मिसेज अभय रोनिका आर्यन। पंडित जी ने दक्षिण देकर विदा करो। अभय एक गार्ड पंडित जी को बाहर ले गया। गार्ड को इशारा किया रूही की फैमिली के सर से गन हटाने को। जैसे ही गन हटी नीलेश जी नीता जी और नीति तीनों भागकर रूही के पास आ गई। नीता जी कुछ बोला बेटा? नीलेश जी उसके गाल थपथपाते बोले रूही बोलो बेटा। इतने में उन्हें रूही का भरा महसूस हुआ। जब देखा रूही बेहोश है। उठ बेटा क्या हुआ? अभय तीनों की आवाज से वहां आया जो कि एक गार्ड से बात कर रहा था। उसने रूही को देखा, वह डर गया। जल्दी उसके पास गया, गोद में उठाकर कहा जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रूही को एक रूम में लेकर बिस्तर पर लेटा दिया। नीलेश जी नीता जी और नीति अभय चारों रूम में थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आए। डॉक्टर ने चेक किया, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है, इंजेक्शन दे रही हूँ, आधे घंटे में होश आ जाएगा। सिर्फ इतना कहकर डॉक्टर चले गए। नीलेश जी कौन हो तुम, क्यों किया ऐसा? नीलेश जी गुस्से में अभय की कॉलर पकड़ कहा मुझे जानना चाहते हो तो सुनिए, मैं अभय आर्यन नाम
तो सुना ही होगा। उसके आगे आप पीछे से जानते होंगे अभय, अभय आर्यन, तीनों के मुंह से यही निकला। अभय आर्यन अभय फैमिली के बड़े बेटे, एआर कॉरपोरेशन के सीईओ। तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की मिलती, इतने बड़े आदमी हो, पर मेरी बेटी क्यों? नीलेश जी बोले, जो मेरी है उसे मेरा ही होना चाहिए। ठीक कहा ना ससुर जी, अभय ने कहा। अभय की यह बात सुनते ही वह अभय आर्यन है उसकी कॉलर छोड़ दी। उन्होंने नीता जी की तरफ देखा। नीता जी ने पलकें झपका दी। धीरे धीरे रूही को होश आया। अभय ने देखा तो बस इतना ही कहा, जल्दी अपनी फैमिली से लेकर नीचे जाओ, ससुराल जाना है तुम्हारी। 1 घंटे बाद अभय और रूही गाड़ी में थे। रूही रो रही थी, भाई विदाई हुई है। अभय ने अपनी गार्ड से कहकर रूही की फैमिली को घर छुड़वा दिया था, जिससे वह गाड़ी में जब से वह गाड़ी में बैठी थी बस रो ही रही थी। अभय का उसका रोना पसंद नहीं आया। यह आंसू बचा कर रखो, बाद में काम आएंगे। और अपना रुमाल देते हुए कहा, हुलिया ठीक कर लो, हम पहुंचने वाले हैं। समझ आई बात। कुछ देर में एक आलीशान बंगले के आगे रुकी, जो कि आर्यन बिल्ला था। गाड़ी में गेट पर आते हैं गार्ड ने मेन गेट खोल दिया था। गाड़ी अंदर आ चुकी थी। अभय ने रोहिका को देखा, जो नीचे मुंडी की थी, नीचे सर किए हुए बैठी हुई। रोहोगी, अंदर चलना है। अभय की आवाज़ से रोहिका ने सर ऊपर करके देखा कि कार रुक गई। हम कहाँ आ गए? रोहिका ने कहा। अभय उसे गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हारे ससुराल, अपने कपड़े ठीक करो, नीचे उतरो। रोहिका ने अपने आप को ठीक किया, बाहर निकल गई। अभय पहले ही बाहर खड़ा था। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने आलीशान सफेद पत्थर से बना हुआ महल जैसा बंगला था, जो करीब 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ था। बड़ा सा गार्डन में झूला। रूही का चारों साइड देख रही थी। अभय बोला, खड़ी रहोगी कि अंदर भी चलोगी? चलो जल्दी, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हो? अभय पीछे चलती हुई रोहिका से कहा, कैसे चलो, यह लहंगा हमसे बन ही नहीं रहा। धीरे धीरे चलते हुए रोहिका ने कहा। अभी ने उसे गोद में उठा लिया और बंगले के ओर एंट्रेंस तरफ चल पड़ा। रोहिका ने अभय से कहा, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे जितना टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारा वेट करूं? अभय ने रोहिका से कहा। एक दूसरे से उलझते हुए दरवाजे तक आए, तभी एक रफ्तार आवाज आई, उलझती है वहीं रुक जाओ। आगे सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।